9 जून को मोदी संग ये नेता लेंगे शपथ। नीतीश ने कर डाली भारी डिमांड। नायडू को भी आए चक्कर। नीतीश नायडू के सामने नहीं झुकेंगे मोदी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मोदी की नई टीम में कौन होगा? नए मंत्रियों की लिस्ट में कौन से नाम शामिल होंगे? कौन कौन मोदी के साथ शपथ लेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लोकसभा के चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। इसके बावजूद नई सरकार की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मोदी की नई टीम कुछ चौंकाने वाले नाम जरूर सामने आ सकते हैं, जिसको लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरकार गठन की रफ्तार में तेजी लाने को कहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि जल्दी करिए। सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि नीतीश कुमार और नायडू दोनों ने नई सरकार के गठन में तेजी से कार्रवाई की जरूरत पर बल दिया। लोकसभा चुनाव में 292 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने चुनाव नतीजों की समीक्षा करने और अगली सरकार के गठन की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें नीतीश कुमार और नायडू ने जल्द से जल्द नई सरकार के गठन पर जोर दिया। गठबंधन के सहयोगियों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना, जिसके लिए एनडीए के 21 सदस्यों ने एक प्रस्ताव पर दस्तखत किए। एनडीए की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता ललन सिंह और संजय झा मौजूद थे। पीएम मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। चुनाव नतीजों में बीजेपी ने 240 लोकसभा सीटें जीती हैं, जो बहुमत से कम है। हालांकि अपने सहयोगियों के समर्थन से एनडीए कुल 292 सीटें हासिल करने में सफल रहा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने 25 में से 16 सीटें जीती, जबकि बिहार में जेडीयू ने 40 में से 12 सीटें जीती। इधर 5 जून को विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस की बैठक भी हुई। इस बैठक में साफ कर दिया गया कि फिलहाल वो विपक्ष में ही बैठेंगे और सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। एनडीए के पास सांसदों की कुल संख्या 292 के पार पहुंच रही है, जबकि विपक्ष के दलों के पास 234 सांसद हैं। एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग 7 जून को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टीज का नेता चुने जाने की औपचारिकता भी पूरी की जाएगी। इसके बाद फिर 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार के स्वरूप को लेकर बीजेपी सभी सहयोगी दलों से बात करेगी और इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह को दी गई है। एनडीए सरकार में किस पार्टी के पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, साथ ही बीजेपी से भी कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसे लेकर मंथन हुआ। बीजेपी के सहयोगी दलों ने अपनी अपनी मांगे रखी हैं। हर कोई कम से कम एक अहम मंत्रालय चाहता है। टीडीपी 5 से 6 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री की मांग कर रही है। वहीं जेडीयू भी 3 से 4 मंत्री पद चाहता है। जेपी नड्डा के घर हुई बीजेपी की बड़ी मीटिंग। इसी वीकेंड शपथ समारोह होना है और इससे पहले ही इन सारी चीजों पर सहमति बनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के सीनियर नेताओं की मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष सहित पार्टी के सीनियर नेताओं ने मीटिंग की। पार्टी ने नड्डा, शाह और राजनाथ सिंह को सहयोगियों से बात करने की जिम्मेदारी है। माना जा रहा है कि पहले बीजेपी की ये टीम ही मंत्रिमंडल की एक रूपरेखा तैयार करेगी, जिसमें होगा कि कौन सा मंत्रालय किस पार्टी के पास जा सकता है और फिर इस संभावित लिस्ट पर सभी सहयोगी दलों की सहमति लेने की कोशिश होगी। बीजेपी को नहीं मिला बहुमत। बीजेपी ने जब 2014 में सत्ता हासिल की थी, तब बीजेपी के पास बहुमत था, हालांकि सहयोगी भी साथ थे। उसी तरह 2019 में भी बीजेपी को अपने दम पर प्रचंड बहुमत था और बीजेपी ने सहयोगियों के लिए भी जगह बनाई। लेकिन इस बार बीजेपी सहयोगियों के साथ ही सरकार में आ रही है और इस बार की ये एनडीए सरकार पहले की एनडीए सरकार से एकदम अलग होगी। सहयोगी कोशिश में है कि वो अपनी पसंद का मंत्रालय ले लें। हालांकि माना जा रहा है कि 4 सबसे अहम मंत्रालय जो सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा होते हैं, जिनमें विदेश, गृह, वित्त और रक्षा मंत्रालय, इन्हें बीजेपी अपने पास ही रखेगी। यानी मोदी ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बता दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। मोदी 3.0 का असली इम्तिहान शुरू। पिछले 10 सालों से आंध्र प्रदेश की जिस मांग को लेकर केंद्र सरकार
बोझ बताकर रिजेक्ट कर रही थी, अब उसी बोझ को उठाकर चलने की मजबूरी सामने दिखाई पड़ रही है। सरकार बनाने और चलाने के लिए झुकना पड़ेगा और अपने स्टैंड से हटना भी पड़ेगा। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय राजनीति का अहम बिंदु बन गए हैं। उनके पास अपनी पुरानी मांग मनवाने का मौका है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग है। सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए बार बार इसे बोझ करार दिया और कभी नहीं माना। इसी मांग के पूरा ना होने पर चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से छिटक गए थे। समय का पहिया ऐसा घूम चुका है और ऐसी स्थिति बन गई है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी हर मांग पूरी करवा सकते हैं। तो क्या अब वो अपनी मांग मनवा लेंगे? जबकि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान पहले ही खत्म कर चुकी है। स्थिति काफी रोचक रहने वाली है। अगर केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देती है तो उसे अपने ही किए प्रावधानों को पलटना होगा। पहले ये समझ लेना जरूरी है कि भारत का संविधान, जिसमें विशेष राज्य के दर्जे के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि 1969 में भारत के 5वें वित्त आयोग ने कुछ राज्यों के विकास में सहयोग करने और उन्हें प्रगति के पथ पर तेजी से चलाने के लिए SCS की सिफारिश की थी। सिफारिशों में माना गया कि गार्ड-गिल्ड फार्मूले के आधार पर कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से पहले कई फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि पहाड़ी इलाका, कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं और सामरिक हालात, आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ापन और राज्य की वित्त की अव्यवहार प्रकृति। 14वें वित्त आयोग की SCS हटाने की सिफारिश। इसके बाद कई सालों तक इन्हीं के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता रहा, लेकिन बाद में सरकार ने इसे पलट दिया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इस सिस्टम को हटा दिया। कहा गया कि राज्यों के बीच अंतर को कम करने के लिए कर का हस्तांतरण या टैक्स डिवोल्यूशन को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया। आसान शब्दों में कहें तो जरूरतमंद राज्यों को टैक्स का 32 से 42% हिस्सा दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% का भुगतान करती है, जबकि अन्य राज्यों में के मामले में ये 60% या 75% है। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में महत्वपूर्ण रियायतें दी जाती है। बिहार और आंध्र दोनों को चाहिए स्पेशल स्टेटस। बिहार भी औद्योगिक विकास की कमी और सीमित निवेश अवसरों समेत गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करता रहा है। ऐसे में वहां की सरकार लंबे वक्त से स्पेशल स्टेटस की मांग करती रही है। उधर आंध्र प्रदेश के हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं। 2014 में यूपीए सरकार के वक्त जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का वादा किया ताकि उसे रेवेन्यू में जो नुकसान उठाना पड़ा और राज्य से सबसे अधिक विकसित शहर हैदराबाद को छीनने की भरपाई हो सके। 2014 में यूपीए सरकार की विदाई हो गई और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने सत्ता संभाली। उसी समय चंद्रबाबू नायडू भी सत्ता में आए और वो 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। 2019 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वो 2024 तक रहे। नायडू और रेड्डी दोनों ही मुख्यमंत्री केंद्र से स्पेशल स्टेटस का दर्जा पाने की अपील करते रहे ताकि राज्यों को ज्यादा फंड मिल सके, मगर ऐसा नहीं हो पाया। बीजेपी बहुमत से कुछ पीछे जरूर रह गई है और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए सीमित विकल्पों का सामना कर रही है। वो आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे को जो मांग सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है अगर वो सत्ता में आती तो राज्य को यहाँ पर स्पेशल राज्य का दर्जा देने को तैयार है। हालांकि सिर्फ यहाँ पर आंध्र प्रदेश को SCS देना और बिहार और उड़ीसा जैसे दूसरे राज्यों को छोड़ देना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। 14वें वित्त आयोग ने SCS को केंद्र के संसाधनों पर बोझ माना था, जिसे एनडीए ने 2014 से नायडू की मांगों को नामंजूर कर दिया था। और अब देखना यह होगा क्या मोदी नायडू और नीतीश की सामने झुकेंगे या उनकी मांगों को मानेंगे। वैसे मोदी के तेवर बता रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में सहयोगियों के सामने झुकने वाले नहीं हैं, लेकिन मोदी के सामने चुनौती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा की टीम इस चुनौती से निपटने के लिए एक खास मिशन पर काम कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कैसे बाजी पलटती है और नायडू और नीतीश को सेट करती है। लेकिन फिलहाल जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है उस पर यहाँ पर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बात बिगड़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल अमित शाह और जेपी नड्डा जो हैं वो इसी बात को संभालने में लगे हैं और एक खास रणनीति के तहत एनडीए सरकार अपने यहाँ पर 3.0 का जो अगला कार्यकाल है उसको लेकर नए कैबिनेट के गठन में भी जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 9 जून को कौन कौन से चेहरे हैं जो शपथ
ले सकते हैं और इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये वो बड़े चेहरे हैं जो मोदी के साथ ही शपथ लेंगे। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।